इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रूर तानाशाह, उसने करीब 60 लाख यूरोपियन यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। जर्मनी में यह हाल था कि एक ब्रेड का पैकेट ले जाने के लिए करीब बैग भर के पैसा चाहिए होता था। जर्मनी को उस दौर के हिसाब से 37.8 अरब डॉलर की पेनल्टी लगाई गई, जो कि आज के हिसाब से देखें तो होता है करीब 500 अरब डॉलर। यह समय ऐसा था जब संपूर्ण विश्व में हड़कंप मच चुका था। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। यहूदी लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग माने जाते हैं। मार्क जुकरबर्ग, अल्बर्ट आइंस्टाइन, शेल्डन एडल्सन, जॉर्ज सोरस, माइकल डेल, मिला कुनिस, बेन स्टिलर और भी बहुत से ऐसे यहूदी लोग हैं जिन्होंने समय समय पर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय इस दुनिया को दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में एक इंसान ऐसा भी था जो यहूदी लोगों से सिर्फ और सिर्फ नफरत करता था। उसने करीब 60 लाख यूरोपियन यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर चैनल शेखर पंत प्रोडक्शन। ध्यान से देखिए इस बच्चे की तस्वीर को। इस बच्चे को देखकर आपको क्या लगता है? सो जेंटल, सो इनोसेंट एंड सो क्यूट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा, सच्चा और ईमानदार इंसान बना होगा, लेकिन शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये बच्चा बना दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल सन 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउनो शहर में हुआ। उनके पिता एलोइस हिटलर कस्टम ऑफिसर थे और उनकी माता क्लारा हिटलर एक हाउसवाइफ थी। हिटलर के पिता ने कुल 3 शादियां की थी, जिसमें से पहली शादी उन्होंने अपने से बड़ी उम्र की एक औरत के साथ सन 1873 में की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम था एना ग्लासेल हारेर। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था फ्रांसिस्का मेजर्सबर्गर, जिससे उन्होंने सन 1883 में अपनी पहली बीवी के गुजर जाने के बाद शादी की थी। उनकी दूसरी पत्नी का देहांत भी जल्द ही हो गया था, जिसके बाद एलोइस हिटलर ने सन 1885 में अपनी एक कज़न क्लारा के साथ तीसरी शादी करी और क्लारा ने दिया जन्म इस दुनिया के सबसे बड़े क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर को। हिटलर की मां क्लारा हिटलर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और हिटलर भी अपनी मां के बहुत करीब थे और अपनी मां से बहुत प्यार करते थे। लेकिन अपने पिता के साथ हिटलर के कुछ खास अच्छे संबंध नहीं थे। उनके पिता गुस्से वाले थे और स्ट्रिक्ट स्वभाव के थे। वो अक्सर हिटलर को सताया करते थे। अब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रूर तानाशाह बचपन से ही ऐसा नहीं था। बचपन में हिटलर शांत स्वभाव के थे। हिटलर पढ़ने में तो अच्छे थे, लेकिन उन्हें पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। शांत स्वभाव का होने के कारण हिटलर को अक्सर स्कूल में परेशान किया जाता था। हिटलर की आर्ट्स में बहुत रुचि थी। हिटलर को पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक था। वे बड़े होकर एक अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता एलोइस हिटलर नहीं चाहते थे कि हिटलर आर्टिस्ट बने। वे चाहते थे कि हिटलर उनकी ही तरह एक कस्टम ऑफिसर बने। कुछ आर्टिकल्स के अनुसार ये भी कहा गया है कि हिटलर बचपन में पादरी बनना चाहते थे। हिटलर की आर्ट्स में रुचि तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं पिता के सख्त रवैये के चलते हिटलर आर्ट्स में करियर आगे नहीं बना पा रहे थे। लेकिन सन 1903 में जब हिटलर के पिता की मृत्यु हुई तो हिटलर ने अपने इस सपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। इसके बाद हिटलर ने वियना अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में आवेदन दर्ज किया, लेकिन बदकिस्मती से हिटलर इस बार भी सफल नहीं हो पाए। कुछ समय बाद सन 1907 में हिटलर की मां क्लारा की भी मृत्यु हो गई। इस घटना ने हिटलर को तोड़ कर रख दिया। हिटलर अपनी मां के बहुत करीब थे, लेकिन अपनी मां की मृत्यु के बाद हिटलर खुद को अकेला महसूस करने लगे। ये दौर हिटलर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस दौर में हिटलर बहुत ही ज़्यादा मायूस था। इसके बाद हिटलर ने फैसला लिया कि वो वियना जाएगा। सन 1908 से लेकर 1913 तक हिटलर वियना में रहा। आर्थिक तंगी के चलते हिटलर को कई बार पेंटिंग्स बेचकर गुजर बसर करनी पड़ी। ये वक्त ऐसा था जब हिटलर के दिमाग में नई नई विचारधाराओं ने जन्म लेना शुरू किया। अब ऐसा वक्त आ चुका था जब हिटलर राजनीतिक मुद्दों में अपना पक्ष रखना चाहते थे। वियना में ही हिटलर की मुलाकात वियना के मेयर कार्ल ल्यूगर से हुई। कार्ल हिटलर की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। अब ये ऐसा वक्त था जब लोग हिटलर की विचारधारा से प्रभावित भी हो रहे थे और हिटलर की विचारधारा को पसंद भी कर रहे थे।
सन 1913 में हिटलर वियना छोड़ के म्यूनिक चले गए और म्यूनिक में उन्होंने जर्मनी के प्रति अपनी वफादारी सिद्ध करने की पूरी कोशिश की। अब समय आ चुका था सन 1914 का। यह समय ऐसा था जब संपूर्ण विश्व में हड़कंप मच चुका था। संपूर्ण विश्व में खबर फैल चुकी थी प्रथम विश्व युद्ध की। हिटलर को यह सुनहरा मौका बड़ी मुश्किल से मिला था। हिटलर इसे इतनी आसानी से अपने हाथ से गंवाने नहीं वाले थे और हुआ भी यही। हिटलर ने इस लड़ाई में अपनी एक अलग पहचान बनाई। यह वक्त ऐसा था जब हिटलर के खून में राष्ट्रवाद दौड़ रहा था। हिटलर किसी भी शर्त पर अपना लोहा मनवाना चाहते थे, इसलिए हिटलर ने अपनी जान की परवाह भी नहीं करी। वो अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध को लड़ रहे थे। हिटलर ने फ्रांस और बेल्जियम की लड़ाई में भी भाग लिया और हिटलर 2 बार घायल हुए। अपनी बहादुरी के लिए हिटलर को सन 1918 में आयरन क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया। साल 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी के एक छोटे से समूह की सदस्यता ली। धीरे धीरे हिटलर ने इस पूरे संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और इसे नया नाम दिया नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। बाद में इसी पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। अब साल आ चुका था 1923 का और हिटलर का साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अब हिटलर ने ठान लिया था कि वो बवेरिया पर कब्जा करेगा, बर्लिन पर चढ़ाई करेगा और सत्ता पर अपना राज कायम करेगा। लेकिन कहते हैं ना, हर बार इंसान की किस्मत उसका साथ नहीं देती। ठीक उसी प्रकार इस बार हिटलर की किस्मत ने भी उसका साथ नहीं दिया और वह अपनी इस योजना में असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला। हिटलर की गिरफ्तारी ने जर्मनी में अफरा तफरी मचा दी। हिटलर लोगों में बहुत ही लोकप्रिय था। इसी वजह से लोगों में विद्रोह चालू हो गया, जिसके चलते हिटलर को जल्द ही रिहा करना पड़ा। नाजी राजनीतिक दल 1930 के दशक के शुरुआती सालों में जनता को बड़े पैमाने पर अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। महामंदी का दौर ऐसा था कि बैंक दिवालिया हो रहे थे, आर्थिक रूप से लोग तंगी का सामना कर रहे थे और लोगों के मन में यह डर पनपने लगा था कि कहीं उन्हें भविष्य में भुखमरी का सामना न करना पड़े। इस वक्त जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल खत्म सी हो गई थी। अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो गई थी। जर्मनी में यह हाल था कि एक ब्रेड का पैकेट ले जाने के लिए करीब बैग भर के पैसा चाहिए होता था। लेकिन क्या आपको पता है, भारत में भी एक वक्त ऐसा आया था जब भारत की अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर थी, लेकिन उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा लिया था। अगर आप लोगों को इस बारे में और जानकारी लेनी है तो आप हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में बनाई हुई वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। नाजीवाद जर्मनी के लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण लेकर आया। लोगों को लगने लगा था कि नाजी पार्टी ही उनकी समस्याओं को हल कर सकती है। सन 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसदीय चुनाव में कुल 2.6% वोट मिले, लेकिन 1932 आते आते नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। उसे 37% वोट मिले। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। हिटलर अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना की बात करता था। वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वो बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने यह आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त करवाएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। इस समय तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों तक जोड़ चुकी थी। सत्ता पाने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी के महीने में जर्मनी के संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड ने हिटलर का रास्ता साफ कर दिया। इस अग्निकांड के बाद 28 फरवरी 1933 को एक अग्नि अध्यादेश जारी हुआ, जिसके तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, सभा लगाने की आज़ादी जैसे कई जन अधिकारों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर दिया गया। नाजी पार्टी और उसके साथ जुड़े संगठनों के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अर्थव्यवस्था, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण हो गया। अब यह ऐसा समय था जब हिटलर की तानाशाही ने भयंकर रूप लेना शुरू कर दिया।
dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. अब हिटलर ने अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसके खिलाफ अगर कोई बोलता था तो वह उन्हें सजा देता था, वह बेगुनाह लोगों को जेल में भी डाल देता था। हिटलर की तानाशाही ने कुछ समय बाद और भी ज्यादा भयंकर रूप लिया जब हिटलर ने नरसंहार करना शुरू कर दिया। अब हिटलर के पास पावर थी तो हिटलर ने विभिन्न योजनाओं पर काम करना शुरू किया। हिटलर ने युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करी और विभिन्न प्रकार की योजनाएं लोगों के बीच में लाया, जिसकी वजह से जर्मनी में तरक्की भी हुई। 1936 में हिटलर ने राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया। अब समय आया 1938 का, जब हिटलर ने वन पीपल वन नेशन वन लीडर नारे की आड़ में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के जर्मन भाषी क्षेत्र पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। इसमें हिटलर को इंग्लैंड का खामोश समर्थन मिला, क्योंकि इंग्लैंड को ऐसा लगता था कि वर्साई संधि के नाम पर जर्मनी के साथ नाइंसाफी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 को जर्मनी ने वर्साई संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत जर्मनी अपनी सीमा का विस्तार नहीं कर सकता था और उनकी सेना को भी सीमित कर दिया गया। और तो और इस संधि के तहत जर्मनी पर भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गई। मतलब ये कि इस विश्व युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई जर्मनी को करनी होगी। जर्मनी को उस दौर के हिसाब से 37.8 अरब डॉलर की पेनल्टी लगाई गई, जो कि आज के हिसाब से देखें तो होता है करीब 500 अरब डॉलर। इसके अंतर्गत जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय को इस युद्ध का दोषी ठहराया गया और उन पर कार्यवाही करने का भी निर्णय लिया गया। इसी कारण से हिटलर और जर्मनी के कई और लोग इस संधि को अपमानजनक मानते थे। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक हिटलर पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस वाक्य को कहते हैं होलोकास्ट। होलोकास्ट का यह युग शुरू हुआ 1933 में और यह खत्म हुआ 1945 में, जब नाजी जर्मनी को मित्र राज्यों ने हराया था। होलोकास्ट ने लगभग यूरोप की पूरी यहूदी आबादी को प्रभावित किया। यह आबादी थी उस वक्त 90 लाख। होलोकास्ट आखिर था क्या? हिटलर और उसकी नाजी पार्टी यहूदियों को बहुत ही यातनाएं देती थी। ये लोग यहूदियों से सख्त नफरत करते थे। इन्होंने लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। बाकी बचे यहूदियों को भी इसका असर सहना पड़ा। इन लोगों का मानना था कि यहूदी ही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज जर्मनी पीछे है। जर्मनी में यहूदी लोग पूंजीवादी लोग हुआ करते थे और हिटलर और उसकी नाजी सेना का मानना यह था कि इन लोगों ने सारे रिसोर्सेज पर अपना कब्जा जमा रखा है, जिसकी वजह से आज जर्मनी इतनी पीछे है। कुछ तथ्यों के मुताबिक यह भी माना जाता है कि हिटलर प्रथम विश्व युद्ध की हार का कारण यहूदियों को मानता था। हिटलर के मन में इस बात का भी आक्रोश था, जिसकी वजह से हिटलर ने यहूदियों को और ज्यादा यातनाएं दी और हिटलर बना एक क्रूर तानाशाह। हिटलर के बारे में एक मुख्य विवाद यह भी बना रहा, वो था हिटलर का धर्म। हिटलर का जन्म एक कैथोलिक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था और उन्होंने अपने बचपन में इस धर्म का पालन किया। हालांकि जब हिटलर बड़े हुए तो उन्होंने अपने धर्म के प्रति अपने विचारों में परिवर्तन किया। उन्होंने जर्मनी में जर्मनी के प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रभाव को कम करने की कोशिश करी और अपने जर्मन राष्ट्रवादी धर्म की स्थापना करने की कोशिश की। हिटलर ने अपने भाषणों और लेखन में ईसाई धर्म का उल्लेख किया है, लेकिन सच बात तो यह है कि हिटलर ने ईसाई धर्म की कई मान्यताओं को त्याग दिया और जर्मन राष्ट्रवादी धर्म की स्थापना करने की पूरी कोशिश की। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि हिटलर आखिर किस धर्म को मानते थे। हिटलर ने 1930 में जर्मन संसदीय चुनाव में भाग लिया और अपनी पार्टी को जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया। हिटलर 1933 में जर्मनी के चांसलर बने और जल्द ही उन्होंने तानाशाही की स्थापना की। हिटलर 1934 में जर्मनी के राष्ट्रपति बने और फिर उन्होंने अपनी तानाशाही को और मजबूत किया। अब यह ऐसा वक्त आ चुका था जब हिटलर के मन में और पावर इकट्ठा करने की लालसा बढ़ने लगी थी। हिटलर अपने राज्य को और ज्यादा विस्तृत करने लगा था, जिसके चलते हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर हमला किया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। हिटलर ने यूरोप और अफ्रीका में कई देशों पर विजय प्राप्त की। हिटलर ने डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस और लक्समबर्ग पर अधिकार कर लिया, लेकिन ब्रिटेन और सोवियत संघ अभी भी हिटलर के कब्जे से बहुत दूर थे। सोवियत संघ के साथ संधि होने के कारण हिटलर सोवियत संघ पर हमला नहीं कर सकता था, लेकिन ब्रिटेन को हिटलर किसी भी कीमत पर हथियाना चाहता था। लेकिन ब्रिटेन के हाथों हिटलर को मुंह की खानी पड़ी। ब्रिटेन के साथ युद्ध में असफलता के बाद
जर्मनी ने सोवियत संघ के साथ जो उनकी संधि थी उसे तोड़ दिया, लेकिन इस बार जर्मनी को फिर से हार का सामना करना पड़ा। रूसी सेना जर्मनी में बर्लिन तक घुस आई और बैटल ऑफ बर्लिन में भी जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। अब यह ऐसा वक्त था जब जर्मन सेना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हिटलर भी पूरी तरह टूट चुका था, हार बिल्कुल सामने खड़ी थी। हिटलर ने हार को स्वीकारने की बजाय खुद को खत्म कर लेना बेहतर समझा, लेकिन मरने से पहले हिटलर ने शादी की। दिन था 29 अप्रैल 1945 का। हिटलर ने अपनी गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन से शादी की और फिर उसके अगले दिन 30 अप्रैल 1945 को हिटलर और उसकी पत्नी एवा ब्राउन ने आत्महत्या कर ली। इस तरह अंत हुआ दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह एडोल्फ हिटलर का। ये थी कहानी एडोल्फ हिटलर की, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। आगे भी हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।